दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉर्नर प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग, सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है। और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूं और बहुत ही आग्रह पूर्वक दोहराना चाहता हूं। जब भी आप पर्यटन पर जाएं, तीर्थाटन पर जाएं, तो वहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरूर खरीदें। आप अपनी उस यात्रा के कुल बजट में स्थानीय उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में जरूर रखें। 10% हो, 20% हो, जितना आपका बजट बैठता हो, लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च कीजिएगा। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल, और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा। वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें, और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। साथियों, जब आप भारत में बने
भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे, अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करेंगे, तो दिवाली की जगमगाहट ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी, जीवन की एक नई सुबह आएगी, उनका जीवन शानदार बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और भी करोड़ों देशवासियों की दिवाली शानदार बने, जानदार बने, रोशन बने, दिलचस्प बने। मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है। इस दिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाते हैं। हम भारतवासी उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। सबसे बड़ी वजह है देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में उनकी अतुलनीय भूमिका। हम जानते हैं हर साल 31 अक्टूबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारोह होता है। इस बार इसके अलावा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया था। हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गई। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना दिया। अपने सेनानियों का सम्मान हो या फिर हर घर तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने अपने स्थानीय इतिहास को एक नई पहचान दी है। इस दौरान सामुदायिक सेवा की भी अद्भुत मिसाल देखने को मिली है। साथियों, मैं आज आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूं और विशेष करके मेरे नौजवान बेटे बेटियों को, जिनके दिलों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, सपने हैं, संकल्प है। ये खुशखबरी देशवासियों के लिए तो है ही है। मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए सविशेष है। 2 दिन बाद ही 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा।
ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। मेरा युवा भारत की वेबसाइट माय भारत भी शुरू होने वाली है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा कि आप सभी मेरे देश के नौजवान, आप सभी मेरे देश के बेटे बेटी myBharat.gov.in पर रजिस्टर करें और विभिन्न कार्यक्रम के लिए साइन अप करें। 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारा साहित्य, लिटरेचर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करने के सबसे बेहतरीन माध्यमों से एक है। मैं आपके साथ तमिलनाडु की गौरवशाली विरासत से जुड़े दो बहुत ही प्रेरक प्रयासों को साझा करना चाहता हूं। मुझे तमिल की प्रसिद्ध लेखिका बहन शिवशंकरी जी के बारे में जानने का अवसर मिला है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है, नीट इंडिया थ्रू लिटरेचर। इसका मतलब है साहित्य से देश को एक धागे में पिरोना और जोड़ना। वे इस प्रोजेक्ट पर बीते 16 सालों से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने 18 भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य का अनुवाद किया है। उन्होंने कई बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इम्फाल से जैसलमेर तक देश भर में यात्राएं की, ताकि अलग अलग राज्यों के लेखकों और कवियों के इंटरव्यू कर सके। शिवशंकरी जी ने अलग अलग जगहों पर अपनी यात्रा की, ट्रैवल कमेंट्री के साथ उन्हें पब्लिश किया है। ये तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम भारत के अलग अलग हिस्से को समर्पित है। मुझे उनकी इस संकल्प शक्ति पर गर्व है। साथियों, कन्याकुमारी के थिरु ए.के. पेरुमल जी का काम भी बहुत प्रेरित करने वाला है। उन्होंने तमिलनाडु के ये जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है, उसको संरक्षित करने का सराहनीय काम किया है। वे अपने इस मिशन में पिछले 40 सालों से जुटे हैं। इसके लिए वे तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं और फोक आर्ट फोरम्स को खोजकर उसे अपनी बुक का हिस्सा बनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अब तक ऐसी करीब 100 किताबें लिख डाली हैं। इसके अलावा पेरुमल जी का एक और भी पैशन है। तमिलनाडु के टेम्पल कल्चर के बारे में रिसर्च करना उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने लेदर पपेट्स पर भी काफी रिसर्च की है, जिसका लाभ वहां के स्थानीय लोक कलाकारों को हो रहा है। शिवशंकरी जी और ए.के. पेरुमल जी के प्रयास हर किसी के लिए एक मिसाल है। भारत को अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने वाले ऐसे हर प्रयास पर गर्व है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने के साथ ही देश का नाम, देश का मान सब कुछ बढ़ाए। मेरे परिवारजनों, आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं,
ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने विदेशी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का जीवन मिले। भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना, इस पर भी हमेशा जोर दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति की देखभाल और उसके संरक्षण के लिए हर तरह से समर्पित है। हम सबके लिए हमारे आदिवासी भाई बहन का ये काम बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, कल यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरुजी की पुण्यतिथि भी है। हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में गोविंद गुरुजी का बहुत विशेष महत्व रहा है। गोविंद गुरुजी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नवंबर महीने में हम मानगढ़ नरसंहार की बरसी भी मनाते हैं। मैं उस नरसंहार में शहीद मां भारती की सभी संतानों को नमन करता हूं। साथियों, भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था। इसी धरती से सिद्धो कान्हू ने समानता की आवाज उठाई। हमें गर्व है कि जन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। हम शहीद वीर नारायण सिंह को पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। वीर रामजी गौंड हो, वीर गुंडा धूर हो, भीमा नायक हो, उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी भाई बहनों में जो अलग जगाई, उसे देश आज भी याद करता है। नॉर्थ ईस्ट में कियांग नोबांग और रानी गाइदिन्यू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से भी हमें काफी प्रेरणा मिलती है। आदिवासी समाज से ही देश को राजमोहिनी देवी और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाएं मिली। देश इस समय आदिवासी समाज को प्रेरणा देने वाली रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती मना रही है। मैं आशा करता हूं कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। देश अपने आदिवासी समाज का कृतज्ञ है, जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्से लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं आपका ध्यान स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर भी ले जाना चाहता हूं। इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था। ये प्रतियोगिता हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले एथलीटों की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है। इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने 75 गोल्ड मेडल सहित 200 पदक जीते। रोलर स्केटिंग हो, बीच वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या लॉन टेनिस, भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल्स की झड़ी लगा दी।
इन पदक विजेताओं की लाइफ जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। हरियाणा के रणवीर सैनी ने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है। बचपन से ही ऑटिज्म से जूझ रहे रणवीर के लिए कोई भी चुनौती गोल्फ को लेकर उनके जुनून को कम नहीं कर पाई। उनकी मां तो यहां तक कहती हैं कि रणवीर की वजह से परिवार में आज सब गोल्फर बन गए हैं। पुडुचेरी के 16 साल के टी विशाल ने 4 मेडल जीते। गोवा की सिया सरोदे ने पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल सहित 4 पदक अपने नाम किए। 9 साल की उम्र में अपनी मां को खोने के बाद भी उन्होंने खुद को निराश नहीं होने दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले अनुराग प्रसाद ने पावर लिफ्टिंग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ऐसी ही प्रेरक गाथा झारखंड के इंदु प्रकाश की है, जिन्होंने साइकिलिंग में 2 मेडल जीते हैं। बहुत ही साधारण परिवार से आने के बावजूद इंदु ने गरीबी को कभी अपनी सफलता के सामने दीवार नहीं बनने दिया। मुझे विश्वास है इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मुकाबला कर रहे अन्य बच्चों और परिवारों को भी प्रेरित करेगी। मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है, आपके गांव में, आपके गांव के अगल बगल में ऐसे बच्चे जिन्होंने इस खेलकूद में हिस्सा लिया है या विजयी हुए हैं, आप सपरिवार उनके साथ जाइए, उनको बधाई दीजिए और कुछ पल उन बच्चों के साथ बिताइए। आपको एक नया ही अनुभव होगा। परमात्मा ने उनके अंदर ऐसी एक शक्ति भरी है, आपको भी उसके दर्शन का मौका मिलेगा। जरूर जाइएगा। मेरे परिवारजनों, आप सभी ने गुजरात के तीर्थ क्षेत्र अंबाजी मंदिर के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां अंबे के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ गब्बर पर्वत के रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं और आसनों की प्रतिमाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि इन प्रतिमाओं की खास क्या बात है? दरअसल ये स्क्रैप से बने स्कल्पचर हैं, यानी एक प्रकार से कबाड़ से बने हुए, और जो बेहद अद्भुत है, यानी ये प्रतिमाएं इस्तेमाल हो चुकी, कबाड़ में फेंक दी गई पुरानी चीजों से बनाई गई हैं। अंबाजी शक्तिपीठ पर देवी मां के दर्शन के साथ साथ ये प्रतिमाएं भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस प्रयास की सफलता को देखकर मेरे मन में एक सुझाव भी आ रहा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्ट से इस तरह की कलाकृतियां बना सकते हैं। तो मेरा गुजरात सरकार से आग्रह है, वो एक प्रतियोगिता शुरू करे और ऐसे लोगों को आमंत्रित करे। ये प्रयास गब्बर पर्वत का आकर्षण बढ़ाने के साथ ही पूरे देश में वेस्ट टू वेल्थ अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। साथियों, जब भी स्वच्छ भारत और वेस्ट टू वेल्थ की बात आती है तो हमें देश के कोने कोने से अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं। असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में अक्षर फोरम इस नाम का एक स्कूल बच्चों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना भरने का, संस्कार का एक निरंतर काम कर रहा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हर हफ्ते प्लास्टिक वेस्ट जमा करते हैं, जिसका उपयोग इको फ्रेंडली ईंटें और चाबी की चेन जैसे सामान बनाने में होता है। यहाँ स्टूडेंट्स को रिसाइकलिंग
और प्लास्टिक वेस्ट से प्रोडक्ट बनाना भी सिखाया जाता है। कम आयु में ही पर्यावरण के प्रति ये जागरूकता इन बच्चों को देश का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने में बहुत मदद करेगी। मेरे परिवारजनों, आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो। इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है, तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है। अगर किसी की संगीत में रुचि हो तो वो संगीत के प्रति समर्पण का बड़ा उदाहरण ही है। अगर कोई कविताओं का प्रेमी हो तो भक्ति रस में डूबे मीराबाई के भजन उसे अलग ही आनंद देते हैं। अगर कोई दैवीय शक्ति में विश्वास रखता हो तो मीराबाई का श्री कृष्ण में लीन हो जाना उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। वो कहती भी थी, गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की गुटकी। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज है। उस कालखंड में भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज को ही सुना और रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ खड़ी हुई। एक संत के रूप में भी वे हम सबको प्रेरित करती है। वे भारतीय समाज और संस्कृति को तब सशक्त करने के लिए आगे आई जब देश कई प्रकार के हमले झेल रहा था। सरलता और सादगी में कितनी शक्ति होती है, ये हमें मीराबाई के जीवन काल से पता चलता है। मैं संत मीराबाई को नमन करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, इस बार मन की बात में इतना ही। आप सबके साथ होने वाला हर संवाद मुझे नई ऊर्जा से भर देता है। आपके संदेशों में उम्मीद और पॉजिटिविटी से जुड़ी सैकड़ों गाथाएं मुझ तक पहुंचती रहती है। मेरा फिर से आपसे आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल दें, स्थानीय उत्पाद खरीदें, लोकल के लिए वोकल बने। जैसे आप अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अपने मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखें। और आपको पता है, 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती देश एकता के दिवस के रूप में मनाती है। देश के अनेक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम होते हैं। आप भी 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को आयोजित करें। बहुत बड़ी मात्रा में आप भी जुड़े, एकता के संकल्प को मजबूत करें। एक बार फिर मैं आने वाले त्योहारों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी परिवार समेत खुशियां मनाएं, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, यही मेरी कामना है। और हाँ, दिवाली के समय कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं आग की कोई घटनाएं हो जाए, किसी के जीवन को खतरा हो जाए, तो आप जरूर संभालिए, खुद को भी संभालिए और पूरे क्षेत्र को भी संभालिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात के बाद बोलो भारत माता की। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे चलो ऊपर आएंगे क्या? ऊपर जाएंगे? हमारे अभी ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे भैया थोड़ा बीच में जाइएगा, थोड़ा भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष
सम्मानित जगत थोड़ा सा बीच में से हट जाओ, बीच में सामने से हटो तो। से निवेदन है कि वहीं से खड़े होकर तालियों से जोरदार स्वागत करेंगे। सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ भैया। विधानसभा ओ भैया, सामने दिखने तो दो। वहाँ पे रहेंगे। ओ भैया, तरुण भाई साहू ओ भैया, सामने से हटो ना, सामने से हटो ना, थोड़ा सा हटो ना। कैमरे पीछे करो। अरे सामने हटो ना भैया। और साथ ही हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह ठाकुर जी मानव मंडल, जितेंद्र धुरंधर जी रायपुर का मंडल, होरीलाल देवांगन जी बिगाव मंडल और ओम प्रकाश साहू जी बंसुरी मंडल। आप सबसे